alaikum my dear students. How are you? I will hope you will all fine with the blessing of Allah Almighty. My dear student, chemistry 9 class chapter number 5. आज हम लेसन नंबर 50 स्टार्ट करेंगे जी. कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो गई जी आज इंशाल्लाह. ठीक है जी. और टॉपिक हम करेंगे जी आज एवेपोरेशन एंड चैप्टर नंबर 3 से हम लॉन्ग क्वेश्चन के आपको 2 मार्कअप कराएंगे. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और 2. माय डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले आपको एवेपोरेशन की डेफिनेशन बताते हैं. व्हाट इज एवेपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस. अगर एक लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैसियस स्टेज में तो इसे कहते हैं एवेपोरेशन. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल देखिए, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है. अगर हम वाटर को हीट करें तो वाटर चेंज होता है गैसियस फॉर्म में. तो वाटर की स्टेट चेंज हो रही है. वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होने के लिए जो हीट को यूज़ करेगा वो है 40.7 किलो जूल पर मोल. एक मोल वाटर को 40.7 किलो जूल हीट चाहिए होगी लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होने के लिए. किस स्टेट में माय डियर स्टूडेंट्स? गैसियस स्टेट में. इट मीन 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड वाटर इनटू gaseous water. So this is called heat of vaporization for 1 mole of water. My dear students, एक और इन्फॉर्मेशन देखिए. जो evaporation process होता है my dear students, evaporation process is the reverse to condensation. My dear students, जो evaporation होता है वो condensation का रिवर्स होता है. What is condensation? आगे मैंने लिख दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया है. Condensation in which gas phase change into liquid. ठीक है जी. देखिए, एवेपोरेशन में क्या हुआ था कि लिक्विड चेंज इनटू गैस, तो कंडेंसेशन रिवर्स होता है. तो कंडेंसेशन में क्या होगा? गैस चेंज इनटू लिक्विड. माय डियर स्टूडेंट्स, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन हैं एवेपोरेशन के बारे में कि जो एवेपोरेशन हो रही होती है तो जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैव कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन. मॉलिक्यूल्स हर वक्त हरकत करते रहते हैं. माय डियर स्टूडेंट, जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो ड्यू टू मोशन मॉलिक्यूल्स में कौन सी एनर्जी होगी जी? काइनेटिक एनर्जी होगी. लेकिन याद रखिएगा, बट ऑल द मॉलिक्यूल्स नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी. सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती. माय डियर स्टूडेंट, फिर क्या होगा जी? देखिए, सब मॉलिक्यूल्स हैव मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, जो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी रखते हैं. ठीक है जी. उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है. फ्यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी. और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होती है. माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो. मतलब से मैं एग्जांपल देता हूँ जी. मैं कहता हूँ जी तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली तो निकली 10. तो वो मॉलिक्यूल जिनकी वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी, ठीक है, द मॉलिक्यूल विच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी. मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी 11, 12, 13 मोर देन 10 होगी. ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ओवरकम. वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे जी? दीज मॉलिक्यूल्स, वो ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है, वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स. वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं ये उनके ऊपर ओवरकम हो जाएंगे, काबू पा लेंगे. लिहाजा क्या होगा? एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस. और ये मॉलिक्यूल सरफेस से क्या हो जाएंगे? एस्केप हो जाएंगे. जैसे मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप होंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स इस प्रोसेस का नाम होता है एवेपोरेशन. तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? एवेपोरेट हो जाएंगे. देखिए, मैं डायग्राम से प्रोसेस शो कर देता हूँ आपको. ये सरफेस है जी. ठीक है, तो इस सरफेस के अंदर कुछ मॉलिक्यूल शो करते हो जो आपको. देखिए, ये मॉलिक्यूल है जी. इसमें मैंने चंद मॉलिक्यूल बना दिए बात को वादा करने के लिए. ठीक है जी. तो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं जी इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई है तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल करेगा यहाँ से. जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्सेस की कम हो जाएंगी तो ये मॉलिक्यूल सरफेस का हो जाएगा? एस्केप हो जाएगा जी. ये मॉलिक्यूल एस्केप हो गया है. तो ये क्या है जी? एवेपोरेशन. ऐसे ये मॉलिक्यूल को बस एवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है. तो देखिए, लिक्विड, ये लिक्विड है जी. लिक्विड चेंज इनटू गैस. लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड एवेपोरेशन. ठीक है जी. तो वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे जी? वो सरफेस से एस्केप हो जाएंगे, चले जाएंगे. माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है. प्रूव दैट एवेपोरेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस.
प्रूव दैट एवेपोरेशन इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एवेपोरेशन हर वक्त होती रहती है। एवेपोरेशन टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, हर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के लिए जो मर्जी हो, एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे टेक प्लेस हो रही होती है। और माय डियर स्टूडेंट, एक इन्फॉर्मेशन है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी एवेपोरेशन की रफ्तार तेज़ होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी वजह ये है, रीज़न ये है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के अंदर एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। साबित कीजिए कि एवेपोरेशन की वजह से ठंडक पैदा होती है, कूलिंग पैदा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। इसे मैंने पॉइंट्स में किया है, थोड़ा सा देखिए। व्हेन हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल वेपोराइज, अभी हमने एवेपोरेशन पढ़ा था कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है वो वेपोराइज हो जाते हैं। जब हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल वेपोराइज हो जाएंगे तो फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, जो बाकी मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर होगा फॉल डाउन, वो कम हो जाएगा। इस एनर्जी की कमी, जो बाकी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम हो गया है, टू कंपनसेट, पूरा करने के लिए दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी में कमी हो गई है, इसको पूरा करने के लिए जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल होंगे ऑफ द लिक्विड के एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, वो सराउंडिंग से करेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जब वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीज एंड वी फील कूलिंग। साइडों का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमें क्या एहसास होगा, हमें ठंडक का एहसास होगा। इसके एग्जाम्पल मैंने लिखी है जी, छोटी सी देखिए। कहता है जी, पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के कुछ ड्रॉप्स को पुट कीजिए ऑन अ पाम, आपकी हथेली के ऊपर। जैसे अल्कोहल एवेपोरेट होगी तो वी फील कूलिंग इफेक्ट, हमें ठंडक का एहसास होगा। इससे साबित हुआ कि एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, कि जब एवेपोरेशन हो जाती है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ एवेपोरेशन। फिर मैंने आपको पढ़ाया एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और फिर मैंने आपको पढ़ाया एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक है, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन अलग आएगा और ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन अलग आएगा। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम वो फैक्टर्स देखते हैं जो इफेक्ट करते हैं एवेपोरेशन के ऊपर। तो पहला फैक्टर हम स्टडी करते हैं जी सरफेस एरिया का। ठीक है, सरफेस एरिया एवेपोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट्स डालता है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिना है। एवेपोरेशन सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया कितना है। ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर द एवेपोरेशन। जितनी एवेपोरेशन का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इसलिए माय डियर स्टूडेंट वी विल यूज़ सोर्सर, हम सोर्सर इस्तेमाल करते हैं टू कूल द टी क्विकली रादर देन कप ऑफ टी। कप ऑफ टी के अंदर चाय देर से ठंडी होती है, जबकि सोर्सर के अंदर, पिच के अंदर, प्लेट के अंदर टी हमारी जल्दी कूल हो जाती है। वजह क्या है, वजह देखिए, मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। सोर्सर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सोर्सर है लार्ज सरफेस एरिया, लिहाजा मॉलिक्यूल ज़्यादा वेपोरेट होंगे। जब मॉलिक्यूल ज़्यादा वेपोरेट होंगे तो पड़ा था वेपोरेशन काज कूलिंग इफेक्ट, तो चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी जल्दी। जबकि कप का सरफेस एरिया स्मॉल होता है, जब कप का सरफेस एरिया स्मॉल होगा तो वेपोरेशन कम होगी, तो कूलिंग प्रोसेस भी कम होगा, तो चाय देर से ठंडी होगी। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं जी। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर हमारा टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी क्या होगा, हाई होगा। ये बात हमने पहले भी एक्सप्लेन की थी। देखिए, जब टेम्परेचर हाई होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हाई हो जाती है, लिहाजा जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हाई हो जाएगी तो ओवरकम कर लेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, ये काइनेटिक एनर्जी उस पर ओवरकम कर लेगी, लिहाजा लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होंगे वो एवेपोरेट क्विकली, वो जल्दी से क्या होंगे, एवेपोरेट होंगे। रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। यहाँ से आप एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास दो गिलास हैं जी।
पहले हमने दोनों ग्लास में इक्वल वाटर लिया, लेकिन हमने एक ग्लास को टेम्परेचर 100 पे रख दिया और दूसरे ग्लास को टेम्परेचर 30 पे रखा। तो आप देखेंगे जिसको आप हाई टेम्परेचर पे रखेंगे वहाँ वाटर का लेवल जल्दी लो होगा, तो वहाँ पे वेपराइजेशन ज़्यादा होगी, यहाँ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ वेपराइजेशन क्या होगी, कम होगी। टेम्परेचर लो तो वेपराइजेशन कम, टेम्परेचर हाई तो वेपराइजेशन ज़्यादा। जब वेपरेशन ज़्यादा होगी तो हाई टेम्परेचर वाले ग्लास का लेवल लो हो जाएगा, देन लो टेम्परेचर वाले ग्लास से जो टेम्परेचर लो होगा उसमें वाटर लेवल हाई रहेगा, क्योंकि उसमें वेपरेशन कम होगी, वाटर इसमें लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होगा जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट फैक्टर पढ़ेंगे जी, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है जी कि दो मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन कितनी है जी, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में अट्रैक्शन कितनी है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे फेस डिफिकल्टी इन एवेपोरेशन, तो उनको एवेपोरेट होने में मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है तो माय डियर स्टूडेंट वहाँ पे एक दूसरे को लेफ्ट नहीं करते, ज़्यादा वेपराइजेशन स्लो हो जाती है। आगे एक एग्जांपल से बात समझाते हैं आपको मजीद। एक हमारे तरफ साइड में हमने वाटर ले लिया, एक साइड में हमने अल्कोहल ले लिया। माय डियर याद रखिएगा वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, जबकि अल्कोहल के अंदर लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है। लिहाजा जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी उसमें रेट ऑफ वेपराइजेशन स्लो हो जाएगा, और जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लेस होंगी उसमें रेट ऑफ वेपराइजेशन फास्ट होगा। यही वजह है माय डियर स्टूडेंट्स कि रेट ऑफ वेपराइजेशन अल्कोहल में ज़्यादा होता है देन वाटर से। वजह क्या है कि अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जल्दी एक दूसरे को लेफ्ट कर देंगे, लिहाजा वेपराइजेशन ज़्यादा होगी। वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे जल्दी लेफ्ट नहीं करेंगे, लिहाजा वाटर के मॉलिक्यूल की वेपराइजेशन रेट स्लो होगा। ये कंपैरिजन है, हम वाटर को अल्कोहल से कंपेयर करके बता रहे हैं, ठीक है जी। ये माय डियर हमारे टॉपिक था वेपराइजेशन। फिर हमने बताया कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, फिर हमने बताया ये कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, फिर मैंने आपको 3 फैक्टर बताए, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आइए अब हम चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं जी। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे जी। स्टार्ट करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन का। आज शॉर्ट हमने कल क्लोज किए थे अपने। कहते हैं एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेंडलीव फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। कहते बताइए कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दी अपने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए। इसका आंसर पेज नंबर 45 पे है जी। हेडिंग लगी हुई है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। आप कंप्लीट उसको लिख देंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको ये पेज शो भी कर देता हूँ जी। ये माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, पेज नंबर 45 है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे और ये जहाँ पेज एंड हो रहा है वहाँ तक कर देंगे, ठीक है जी। जहाँ लिखा हुआ है फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की हेडिंग लगी हुई है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ये देख लीजिए, ये हेडिंग लगी हुई है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यहाँ स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, ठीक है जी। ये इसका आंसर है जी। माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम जी। शो वाई इन अ पीरियड, बताइए क्यों पीरियड के अंदर द साइज ऑफ एटम डिक्रीज, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है इफ वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब एक बंदा लेफ्ट से राइट मूव करता है इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। ये मैंने अपनी डिटेल से आपको क्वेश्चन किया हुआ है जी। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज हमने किया था जी, वहाँ से मैं आपको पेज शो करता हूँ। इसका आंसर पेज नंबर 51 और 52 पे मिलेगा। मैं आपको इसका रेफरेंस शो करता हूँ, वहाँ से आप माय डियर स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जी। यहाँ का पेज नंबर 51 है। When we move from left to right in a period, although atomic number, ठीक है, increase, yet the size of atom decrease gradually. It is because with the माय डियर स्टूडेंट यहाँ तक इसे सोल्व करेंगे जी। नियॉन 69 पिकोमीटर यहाँ तक करेंगे। फिर बाद में माय डियर स्टूडेंट्स आप साथ में ये वाला टेबल ड्रा करेंगे पीरियड वाला। देखिए लेफ्ट साइड आप मूव कर रहे हैं तो 152, 113, 88, 77, 75, 73, 71, 69 एटॉमिक साइज का लेफ्ट साइड जब मूव करते हैं तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। यहाँ तक स्टेटमेंट साइड लिखेंगे और माय डियर यहाँ तक ये टेबल ड्रा करेंगे। इससे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप के लिए ये आपने नहीं करना, सो यहाँ पे से क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। टास्क फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, आप छोटे छोटे क्वेश्चन आज जी एवेपोरेशन की डेफिनेशन करेंगे, साथ में एग्जांपल आज लिखिएगा वाटर वाली, वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखनी है आपने साथ। प्रूव दैट एवेपोरेशन इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, प्रूव इट। राइट इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन एवेपोरेशन, साथ में एग्जांपल भी दीजिएगा। राइट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवेपोरेशन, साथ में एग्जांपल लाजमी लिखिएगा। राइट इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑन एवेपोरेशन प्लस एग्जांपल जरूर ड्रा कीजिएगा, लिखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स।
चैप्टर नंबर 3 के मैंने लॉन्ग क्वेश्चन 1 और 2 के आपको मार्कअप करवाए हैं, या आप पहले भी लर्न कर चुके हुए हैं जब मैं आपको लेसन पढ़ाता था। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।